हेलो स्टूडेंट्स। आज हमारा ये एरोडोप की सीरीज का 17th लेक्चर है और सेंटर ऑफ मास कोलिजन एंड इम्पल्स का ये 4th लेक्चर है, सेकंड लास्ट लेक्चर। और आज इसमें हम एरोडोप की 1.170 टू 1.173 एंड देन 1.175 टू 1.177 ये वाली प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं 1.170। इसमें देखो क्या है, एक तो इलास्टिक कोलिजन है और सेम मास है, एक स्टेशनरी है और दूसरा 45 डिग्री पे कोलाइड करता है। दोनों की सेंटर लाइन को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है उससे 45 डिग्री पे। तो आपसे कहता है फ्रैक्शन ईटा ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्ट्राइकिंग बॉल दैट टर्न इनटू पोटेंशियल एनर्जी एट द मोमेंट ऑफ मैक्सिमम डिफॉर्मेशन। क्वेश्चन रिपीट कर दे रहा हूं। इक्वल मास है, इलास्टिक कोलिजन है, एक बॉडी रेस्ट पे है और दूसरी दोनों के सेंटर्स को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है उससे 45 डिग्री के एंगल पे कोलाइड करती है। तो ड्यूरिंग मैक्सिमम कोलिजन आपसे कहता है फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी निकालनी है जो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हुई होगी। तो मैं एक काम करता हूं, जैसे ये है, देखो एक ये हो गया और एक ये आ गया, ये रेस्ट पे है और ये इनकी C1 C2 लाइन है। और इसको हम कॉमन नॉर्मल भी कहते हैं ना, बुक्स में अगर तुमने देखा होगा तो इसको हम कॉमन नॉर्मल भी कहते हैं। अब वो 45 डिग्री पे टकराई थी C1 C2 से और मान लो इनिशियल स्पीड u थी, तो मैं इसके दो कंपोनेंट ले रहा हूँ। इसका मतलब u/√2 ये होगा और u/√2 ये होगा। अब मेरे ख्याल से आप जानते होंगे कि कॉमन टेंजेंट डायरेक्शन में वेलोसिटी के जो कंपोनेंट होते हैं वो अनचेंज रहते हैं और ये डायरेक्शंस कॉमन टेंजेंट है ना। आप देखो ना, ये डायरेक्शन कॉमन टेंजेंट है ना। तो कॉमन टेंजेंट डायरेक्शन में वेलोसिटी के कंपोनेंट अनचेंज रहते हैं। इसका मतलब कुछ इस टाइप की फिगर बनेगी। ये u/√2 ही रहेगा और ये 0 रहेगा। ये तो ये आ गया। अब मैक्सिमम डिफॉर्मेशन में कॉमन नॉर्मल के अलाउंग दोनों कंपोनेंट्स इक्वल हो जाते हैं। दोबारा सुन लो, मैक्सिमम डिफॉर्मेशन में कॉमन नॉर्मल डायरेक्शन में दोनों के वेलोसिटी कंपोनेंट क्या होते हैं, इक्वल होते हैं और मास डबल है। और अगर मैं मोमेंटम कंजर्व करूं तो फिर इसका कंपोनेंट जो आएगा वो u/2√2 आ जाएगा और इसका कंपोनेंट भी u/2√2 आ जाएगा। ये मैक्सिमम डिफॉर्मेशन की बात चल रही है। अब आप देखो कि इस पोजीशन में आप काइनेटिक एनर्जी निकाल लेना, फाइंड काइनेटिक एनर्जी। और इसको मैं के फाइनल कह देता हूं।
और बाय द वे के इनिशियल कितनी थी, हाफ mu स्क्वायर। इसका मतलब इस पोजीशन में जो डिफॉर्मेशन पोटेंशियल एनर्जी है वो के इनिशियल माइनस के फाइनल रही होगी, और हमें फ्रैक्शन निकालना था। तो फ्रैक्शन कितना होगा, देखो फ्रैक्शन हो जाएगा के इनिशियल माइनस के फाइनल अपॉन के इनिशियल, या कह लो 1 माइनस के फाइनल अपॉन के इनिशियल, ये निकालना। और बाय द वे जब तुम के फाइनल निकालोगे तो कितनी होगी, देखो इस वाले पार्टिकल की जो काइनेटिक एनर्जी होगी ये होगी हाफ एम यू अपॉन 2√2 इसका स्क्वायर। और इस वाले के पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, देखो इस वाले पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ एम ये वाले कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस ये वाले कंपोनेंट का स्क्वायर, इसका मतलब u/√2 इसका स्क्वायर प्लस u/2√2 इसका स्क्वायर, ये हो जाएगा। एक बार क्वेश्चन और सॉल्यूशन दोबारा से रिपीट कर दे रहा हूँ। आइडेंटिकल मास है, इलास्टिक कोलिजन है, एक बॉडी रेस्ट पे है और दूसरी बॉडी C1 C2 की डायरेक्शन से 45 डिग्री पे टकराई थी, मतलब ऐसे था। ये 45 डिग्री था। तो आपसे कहता है कि जिस समय मैक्सिमम डिफॉर्मेशन रहा होगा उस समय फ्रैक्शन निकालना है काइनेटिक एनर्जी का जो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हुआ होगा। तो मैंने u के दो कंपोनेंट कर लिए, u/√2 और u/√2। तो कॉमन टेंजेंट डायरेक्शन में कंपोनेंट अनचेंज्ड, कॉमन नॉर्मल डायरेक्शन में मैक्सिमम डिफॉर्मेशन में दोनों कंपोनेंट्स इक्वल होंगे। और अगर मैं मोमेंटम कंजर्वेशन लगाऊं और मास इक्वल है तो इसका मतलब मास डबल हो गया। तो कंपोनेंट्स कितने रह जाएंगे, u/√2 और u/2√2 और u/2√2। तो ये मैंने कंपोनेंट दिखा दिए। तो यहां से तुम मैक्सिमम डिफॉर्मेशन पे फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकाल लो के फाइनल, और के इनिशियल थी हाफ एम यू स्क्वायर। इसका मतलब डिफॉर्मेशन पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, के इनिशियल माइनस के फाइनल, और उसके बाद तुम्हें फ्रैक्शन निकालना, तब इसको गया ये कहते हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। एक सेल है जो 500 मीटर पर सेकंड से आ रही है और बर्स्ट इनटू 3 आइडेंटिकल फ्रेगमेंट्स, और काइनेटिक एनर्जी 1.5 टाइम्स हो जाती है। तो तुमसे कहता है व्हाट मैक्सिमम वेलोसिटी कैन वन ऑफ द फ्रेगमेंट्स ऑब्टेन। एक बार दोबारा सुन लो। एक सेल है जो 500 मीटर पर सेकंड से आ रही है, 3 आइडेंटिकल फ्रेगमेंट्स में ब्रेक होती है और काइनेटिक एनर्जी 1.5 टाइम्स हो जाती है। तो किसी भी एक फ्रेगमेंट की मैक्सिमम वेलोसिटी क्या हो सकती है, ये तुमसे पूछ रहा है। तो तुम ऐसे मान लो जैसे ये 3m है, ये 500 मीटर पर सेकंड से आ रहा है। अब ध्यान से देखना, एक फ्रेगमेंट की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी तब आएगी जब एक तो इधर को चला जाए, ये m है, ये v1 से चला जाए, और बाकी दो पार्टिकल्स बिल्कुल पीछे को आ जाए। ये m है, ये v2, और ये m है, ये v2। तो
इस केस में जो V1 होगी वो मैक्सिमम होगी, और यही तुमसे पूछी रखी है। आई थिंक समझ में आ गया होगा। एक 3m मास का पार्टिकल 500 मीटर पर सेकंड से जा रहा था और वो 3 इक्वल फ्रेगमेंट्स में ब्रेक होता है और काइनेटिक एनर्जी 1.5 टाइम्स हो जाती है। तो किसी एक फ्रेगमेंट की मैक्सिमम वेलोसिटी क्या हो सकती है, ये तुमसे पूछा था। तो तुम्हें लग रहा होगा कि इस फिगर में तुम्हें मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी मिलेगी किसकी, V1 वाली फिगर। ये हो गया। इसमें दो चीजें कर दो, एक तो समेशन P इनिशियल इक्वल टू समेशन P फाइनल, और इनिशियल मोमेंटम कितना था देखो 3m इंटू 500, और फाइनल मोमेंटम कितना है m इंटू V1 माइनस 2m इंटू V2। तो ये तो बनी फर्स्ट इक्वेशन। और दूसरे में तुमसे कहता है कि काइनेटिक एनर्जी 1.5 टाइम्स हो जाती है। इसका मतलब K फाइनल 1.5 टाइम्स K इनिशियल, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी देखो, हाफ m V1 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स हाफ m V2 स्क्वायर इक्वल टू 1.5 टाइम्स हाफ 3m इंटू 500 का स्क्वायर। ये सेकेंड इक्वेशन हो गई। इनको सॉल्व करके V1 निकाल लेना। क्वेश्चन और सॉल्यूशन एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। 3m मास का एक पार्टिकल था, 500 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, 3 इक्वल फ्रेगमेंट्स में ब्रेक होता है और काइनेटिक एनर्जी 1.5 टाइम्स हो जाती है। तो किसी भी एक पार्टिकल की मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होगी, बस उसमें तुम्हें कंसेप्ट ये लगाना है कि इस फिगर में तुम्हें अपने आप ही फील अभी आ रहा होगा, इस फिगर में तुम्हें एक पार्टिकल की मैक्सिमम वेलोसिटी मिलेगी। तो एक तो तुम्हें मोमेंटम कंजर्व करना है और दूसरा तुम्हें काइनेटिक एनर्जी को 1.5 टाइम्स कर देना, वहां से आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट पार्टिकल 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, हेड ऑन करता है, स्टेशनरी पार्टिकल है 2 और सेम मास है। इलास्टिक नहीं दिया हुआ, ध्यान रखना बेटा जो है। उसके बाद कहता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम डिक्रीज्ड बाय 1%, फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल 1। सेम मास है, बस ये ध्यान रखना। अब इसको एक काम करते हैं, थोड़ा सा ना मोमेंटम इक्वेशन बना के भी करते हैं बेटा। देखो क्या है, जैसे ये मान लो m था, ये P से आ रहा था और ये रेस्ट पे था। इसके बाद ये 1 पार्टिकल है, ये 2 पार्टिकल है। अब ये 1 पार्टिकल का मोमेंटम मान लो P1 हो गया और 2 पार्टिकल का मोमेंटम मान लो P2 हो गया। अब इक्वेशन बनाते हुए चलता हूं। सबसे पहले जो P की वैल्यू आ गई वो m इंटू 10 आ गई। देखो नहीं, ये P की वैल्यू आ गई m इंटू 10, ये हो गया। उसके बाद मैंने मोमेंटम कंजर्व किया तो P इक्वल टू P1 प्लस P2 हो गया। ये दूसरी इक्वेशन हो गई।
और तीसरी इक्वेशन होती है कि काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज बाय 1%। इसका मतलब के फाइनल 99% ऑफ के इनिशियल आ गई। और के फाइनल क्या होगा, ध्यान से देखना, के की वैल्यू पी स्क्वायर बाई 2m भी होती है। तो के फाइनल कितना होगा, देखो P1 का स्क्वायर अपॉन 2m प्लस P2 का स्क्वायर अपॉन 2m इक्वल टू 99% का मतलब 0.99। और के इनिशियल कितना हो गया, पी स्क्वायर अपॉन 2m। ये थर्ड इक्वेशन आ गई। तो यहां से तुम्हें दिख ही रहा होगा 2m कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से तुम सबसे पहले P1 निकाल लेना और उसके बाद V1 निकाल लेना। फाइंड P1 एंड देन V1। तो ये वाला एक्सप्रेशन भी थोड़ा यूज करना सीख लेना, के इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m। ये भी कई बार कोलिजन की प्रॉब्लम्स में ये भी आपको काफी हेल्प करता है। एक बार क्वेश्चन दोबारा से कर दे रहा हूँ, सुन लो। इक्वल मास थे, इलास्टिक कोलिजन नहीं था क्योंकि काइनेटिक एनर्जी 1% डिक्रीज कर गई थी, और एक पार्टिकल 10 मीटर पर सेकेंड से आ रहा था, दूसरा पार्टिकल रेस्ट पे था, और काइनेटिक एनर्जी मैंने तुमसे कहा कि 1% डिक्रीज हो गई है। तो तुम्हें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी पार्टिकल 1 निकालना था। तो ये इस टाइप से मैंने फिगर बना दी थी, लेकिन अब के मैंने वेलोसिटी के टर्म्स में नहीं, मोमेंटम के टर्म्स में लिखा। तो एक तो सबसे पहले मैंने P इक्वल टू एम इंटू 10 लिखा, मोमेंटम कंजर्व किया तो P इक्वल टू P1 प्लस P2, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी 99% ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, तो उसको मैंने P स्क्वायर अपॉन 2m के फॉर्म में लिखा। तो वहां से P1 और V1 निकला। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। M पार्टिकल है, कैपिटल M से टकराता है और 90 डिग्री पे डेविएट होता है, जबकि जो M पार्टिकल है वो 30 डिग्री पे मूव करता है फ्रॉम इनिशियल मोशन ऑफ M, और m बाई एम की वैल्यू 5 दे रखी है। तो हाउ मच इन परसेंट आपको निकालना है काइनेटिक एनर्जी चेंज्ड। ये है स्मॉल m पार्टिकल कैपिटल M से टकराता है और वो रेस्ट पे है। स्मॉल m 90 डिग्री पे चला जाता है और कैपिटल M ओरिजिनल डायरेक्शन से 30 डिग्री पे चला जाता है। तो आपसे परसेंटेज में निकालना है कि कितना काइनेटिक एनर्जी में चेंज आया हुआ। तो देखो इसमें क्या है, ये M है, ये मान लो V से आ रहा था, और ये M है जो 5m है एक्चुअल में, ये हो गया। और बाद में क्या हो गया सुनो, M 90 डिग्री पे चला गया और मान लो V1 कह दो, और ये 5m ये 30 डिग्री पे चला गया, और ये मान लो, सॉरी, ये 30 डिग्री है और वो मान लो V2 है। ये V2 है। तो तुम्हें परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालना है। तो सुनो, इसको x ले लो
इसको y ले लो। एक तो समेशन पी एक्स इनिशियल इक्वल टू समेशन पी एक्स फाइनल कर देना, और समेशन पी वाई इनिशियल इक्वल टू समेशन पी वाई फाइनल निकाल दोगे। अब वो अलग बात है कि समेशन पी वाई इनिशियल 0 था। तो इन दोनों इक्वेशन से आप क्या करोगे कि V1 और V2 को V के टर्म्स में निकाल लेना। नहीं, इन दोनों से क्या करोगे, V1 और V2 को V के टर्म्स में निकाल लेना। सो फाइंड V1 and V2 in terms of V, और लास्ट में तुम्हें डेल्टा के ई परसेंटेज में निकालना था। तो डेल्टा के ई क्या होगा, के फाइनल माइनस के, सॉरी, हाँ ठीक है, के फाइनल माइनस के इनिशियल अपॉन के इनिशियल इनटू 100। तो ये आ जाएगा फाइनली के फाइनल अपॉन के इनिशियल -1 इंटू 100। अब वैल्यू रख देते हैं। के फाइनल कितना रहा होगा, हाफ एम V1 स्क्वायर प्लस हाफ 5m इंटू V2 स्क्वायर अपॉन के इनिशियल कितना था, हाफ एम V स्क्वायर -1 इंटू 100। ये कर दो, मास कैंसिल हो गए, और V1 और V2 हम V के टर्म्स में ऑलरेडी निकाल ही चुके थे। नहीं है, V1 और V2 को हम V के टर्म्स में ऑलरेडी निकाल ही चुके थे। उसको यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे तो आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन एक बार दोबारा रिपीट कर दे रहा हूँ, सुन लो। स्मॉल m 5m से टकराता है और 5m वाला रेस्ट पे था। उसके बाद स्मॉल m तो 90 डिग्री पे डेविएट हो जाता है, और 5m वाला 30 डिग्री पे डेविएट हो जाता है। तो आपसे कहता है कि परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना था। तो आपने समेशन px कांस्टेंट किया और समेशन py कांस्टेंट किया, तो v1 और v2 को आपने v के टर्म्स में फाइंड कर लिया। और उसके बाद सिंपल है कि आपको चेंज इन काइनेटिक एनर्जी परसेंटेज में निकालना था। तो के फाइनल माइनस के इनिशियल अपॉन के इनिशियल इंटू 100 करोगे तो वहां से आंसर आएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। M1 है, इलास्टिक कोलिजन कर रहा है, ध्यान रखना इलास्टिक कोलिजन, और स्टेशनरी पार्टिकल M2 से टकराता है। M1 की वैल्यू M2 से ज्यादा दे रखी है। तो तुमसे कहता है मैक्सिमम एंगल थ्रू विच स्ट्राइकिंग पार्टिकल में डेविएट एज ए रिजल्ट ऑफ कोलिजन। देख लो दोबारा से, M1 है, इलास्टिक कोलिजन कर रहा है M2 से, तो तुम्हें M1 का मैक्सिमम डेविएशन निकालना कितना हो सकता है। इसको भी मोमेंटम के टर्म्स में करते हैं। जैसे ये M1 था, ये M2 था, ये मान लो P वेक्टर था कोलिजन के बाद, ये मान लो M1 था, इसने P1 निकाल लिया और ये थीटा हो गया,
और इधर मान लो m2 है और ये मान लो p2 आ गया। आई थिंक फिगर समझ में आ गई होगी। m1 का मोमेंटम हमने p लिया है, इनिशियल मोमेंटम, और बाद में m1 का p1 लिया है और m2 का p2 लिया हुआ है। तो सबसे पहले तो हम मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं ना, इसका मतलब p इक्वल टू p1 वेक्टर प्लस p2 वेक्टर, therefore p2 वेक्टर इक्वल टू p वेक्टर माइनस p1 वेक्टर कर सकते हैं। क्यों? अब थोड़ा सा देखो, इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है यहाँ पे, देखना, ध्यान से देखना, ये है ये सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स है, नहीं है, ये सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स है, और इनके बीच में देखो थीटा का एंगल है। आप देखो ये सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स है और इनके बीच में देखो थीटा का एंगल है, p वेक्टर और p1 वेक्टर के बीच में देखो, p वेक्टर और p1 वेक्टर के बीच में देखो थीटा का एंगल है। अब मैं इसकी मैग्नीट्यूड की इक्वेशन बना रहा हूं, मतलब ये इक्वेशन 1 है। इक्वेशन 1 इसको मैं मैग्नीट्यूड वाइज लिख रहा हूं। तो देखना है P2 इक्वल टू क्या होगा, P2 इक्वल टू क्या होगा वो देखना। P2 इक्वल टू p स्क्वायर प्लस p1 स्क्वायर माइनस ट्वाइस p1 कॉस थीटा, ये होगा। ये इसमें थोड़ा सा कैच पॉइंट है, देख लो। p2 वेक्टर हो गया p माइनस p1 वेक्टर, और p और p1 के बीच में थीटा का एंगल आ गया। तो अगर मैं मैग्नीट्यूड वाइज देखूं तो क्या बनेगा, p2 इक्वल टू p स्क्वायर प्लस p1 स्क्वायर माइनस 2p1 कॉस थीटा, ये हो गया। और एक इलास्टिक कोलिजन दिया हुआ है, तो इलास्टिक कोलिजन में k इनिशियल इक्वल टू k फाइनल होगा, और k इनिशियल होगा p स्क्वायर बाई 2m, इक्वल मास थे, ध्यान रखना, सॉरी m1 m2 थे, सॉरी। और k फाइनल में होगा p1 स्क्वायर अपॉन 2m1, और एक होगा p2 स्क्वायर अपॉन 2m2। ये दूसरी इक्वेशन आ गई। मतलब ये एक्चुअल में उन प्रॉब्लम्स में से है जिनको अगर आपने पहले से देखा हुआ है तो आप सॉल्व कर सकते हो, अदरवाइज एकदम से आपको स्ट्राइक नहीं करेगा। अब क्या है कि जब तुम 1 और 2 को सॉल्व करोगे तो इसमें ना तुम एक p1 में क्वाड्रेटिक बनाओगे बेटा, जो है क्वाड्रेटिक इन p1, और जब इस क्वाड्रेटिक इन p1 का डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पुट करोगे आप, जब आप ये कंडीशन रखोगे कि इसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो आपको एक कंडीशन मिलेगी कि साइन थीटा लेस देन इक्वल टू m2 अपॉन m1 मिलेगी। तो यहां से तुम्हें देखो साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू पता चल रही होगी, इसका मतलब साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, m2 अपॉन m1 के इक्वल आ जाएगी, बस हो गया। देयरफॉर साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू वो m2 अपॉन m1 के इक्वल आ जाएगी, और यही आंसर है। देखो मैंने आपको पहले कहा कि ये उन क्वेश्चंस में से है जो अगर आपने पहले से देखा है तो एकदम से स्ट्राइक कर जाएगा,
अदरवाइज एकदम स्ट्राइक नहीं करता है। इलास्टिक कोलिजन है, M1 M2 दो मासेस हैं, M2 रेस्ट पे है, तो आपसे कहता है कि M1 पार्टिकल ओरिजिनल डायरेक्शन से मैक्सिमम कितना डेविएट हो सकता है, थीटा की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। तो एक इक्वेशन तो मैंने बनाई P2 इक्वल टू P माइनस P1, फिर उसको जब मैग्नीट्यूड वाइज मैंने लिखा तो इक्वेशन ये बनी P2 इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस P1 स्क्वायर माइनस 2P P1 कॉस थीटा। और इलास्टिक कोलिजन था तो तुम्हें काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व करनी है। तो इन दो इक्वेशन से आप सबसे पहले P1 में क्वाड्रेटिक बनाओगे, और जब उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप दिखाओगे कि डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ रहा है, होना चाहिए, तो तुम्हारी कंडीशन मिलेगी कि साइन थीटा लेस देन इक्वल टू M2 अपॉन M1 होगा। इसका मतलब साइन थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो M2 अपॉन M1 के इक्वल होगी। ये अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बेटा। एक्चुअल में ना दोनों के बीच की जो डिस्टेंस दे रखी है, ये ईटा टाइम्स डायमीटर है, डी यहाँ पे डायमीटर है, ध्यान रखना। ये दे रखी है। दूसरी बात, थोड़ा सा देखते हैं इलास्टिक कोलिजन है कि नहीं है। आइडेंटिकल मास है, ये भी ध्यान रखना। ये भी है, हाँ इलास्टिक कोलिजन है, वही मैं देख रहा था, इलास्टिक कोलिजन है। और इसमें से बी और सी रेस्ट में थे पहले। अब तुमसे कहता है कि ईटा की वैल्यू कितनी हो कि एक तो ए वापस आ जाए, एक ए रेस्ट पे आ जाए, और तीसरे केस में ए सेम डायरेक्शन में मूव करे। दोबारा देख लो। तीन आइडेंटिकल मासेस हैं ए बी और सी, इलास्टिक कोलिजन होना है। बी और सी रेस्ट पे थे, ए मूव कर रहा था, और बी और सी के बीच की जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस थी वो ईटा टाइम्स डायमीटर थी। तो हमें ईटा की वैल्यू निकालनी है कि ए एक तो वापस आ जाए, या फिर वो रेस्ट में हो जाए, और या फिर सेम डायरेक्शन में मूव करता रहे, ये कह लीजिए। तो हम इसके लिए ईटा की वैल्यू निकाल लेते हैं, बाकी दो का फिर अपने आप निकल जाएगा। समझ में आ रहा है ना। हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं कि हम ए रेस्ट में आ जाए, इसके लिए ईटा की डायरेक्शन निकाल दे रहे हैं, उसके बाद बाकी अपने आप आ जाएगा। और वो देखो कैसे करोगे। ये था, ये बी से आ रहा था। अब क्या हुआ ध्यान से देखना। अब देखना बेटा, ये तो आ गया रेस्ट पे, और तुम्हें लग ही रहा होगा कि बाकी दो बिल्कुल सिमेट्रिकल हैं, तो इसका मतलब एक जैसा जाएंगे, ये इधर को चला जाएगा, ये इधर को चला जाएगा, और इसको मान लो मैं वी डैश कह दे रहा हूं, तो ये भी वी डैश हो गया। उसके बाद
ये वाली जो डिस्टेंस आई, ये बनी ईटा डायमीटर बाई 2, ये आ गई। और ये वाली जो डिस्टेंस बनी, ये डायमीटर बनी। तो जब तुम्हें दो साइड्स मालूम है, नहीं, जब तुम्हें दो साइड्स मालूम है तो ऑब्वियस सी बात है आप एंगल फाइंड कर सकते हो। ये वाला एंगल फाइंड कर लेना, थीटा। अब सिंपल है, सबसे पहले तुम मोमेंटम कंजर्व किया, तो इसका मतलब m इंटू वी, एक इक्वेशन मैंने लिखी, समेशन p इनिशियल इक्वल टू समेशन p फाइनल। तो इनिशियल मोमेंटम था m इंटू वी, और फाइनल मोमेंटम कितना होगा, देखो, ट्वाइस m v डैश कॉस थीटा, या कह लो v इक्वल टू ट्वाइस v डैश कॉस थीटा। एक तो ये आ गया, और इलास्टिक कोलिजन दिया हुआ है, थीटा निकाल लोगे। हाँ, तुम जब तुम्हें दो साइड मालूम है तो थीटा निकाल लोगे। इलास्टिक कोलिजन दिया हुआ है तो आप एनर्जी भी इक्वेट कर सकते हो, काइनेटिक एनर्जी। तो ये हो जाएगी हाफ m v स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम्स हाफ m v डैश का स्क्वायर। तो बस हो गया, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेना। तो यहां से तुम्हारा जो आएगा वो आएगा ईटा की वैल्यू √2 आ जाएगी। जब तुम इनको सॉल्व करोगे तो ईटा की वैल्यू √2 आ जाएगी। अब ध्यान से देखो, तुमने ये ईटा की वैल्यू निकाल ली। अब अगर गैप इससे ज्यादा होगा, जैसे ना ये वाले में तुमने निकाल लिया, मानो ईटा इक्वल टू √2, तो अपने लॉजिक से ही तुम बता दोगे। हाँ, अगर गैप इससे ज्यादा है, ईटा मान लो ग्रेटर देन √2 है, तो जो ए डिस्क थी वो इससे पास हो जाएगी ना, मतलब सेम डायरेक्शन में चली जाएगी। खुद ही तुम्हें लग रहा होगा ना कि अगर मान लो ईटा की वैल्यू √2 से ज्यादा है तो उससे पास हो जाएगी, तो सेम डायरेक्शन में चली जाएगी। और अगर ईटा की वैल्यू उससे कम है, कि फॉर एग्जाम्पल नजदीक नजदीक है, तो तुम्हें लग रहा होगा ए वापस आ जाएगा। क्यों नहीं है, ए तुम्हें वापस आ जाएगा, ये तुम्हें खुद ही फील आ रहा होगा। तो तीन केस क्या बन गया बताओ, जो है ईटा इक्वल टू √2 में वो रेस्ट पे आ जाएगा, लेस देन √2 में वापस आएगा ए, और ग्रेटर देन √2 में सेम डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। ये आंसर होना चाहिए। क्वेश्चन और सॉल्यूशन एक बार दोबारा रिपीट कर दे रहा हूं, सुन लो। आइडेंटिकल मासेस थे, इलास्टिक कोलिजन था, मतलब काइनेटिक एनर्जी तो कंजर्व कर ही सकते हो। बी और सी रेस्ट पे थे, ए उनसे आगे टकरा रहा था, और बी और सी के सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ईटा टाइम्स डी दिया था, डी जहां पे डायमीटर था। तो मैं ईटा की वैल्यू निकालनी थी, सो दैट कि ए रेस्ट पे आ जाए, या ए उसी डायरेक्शन में चलता रहे, और या फिर ए वापस आ जाए। तो हमने रेस्ट में आने की कंडीशन निकाली, और उसके लिए दो इक्वेशंस यूज की, मोमेंटम कंजर्वेशन और काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन। तो ईटा हमारा √2 निकल के आया, वहां से ईटा निकल के आया √2। और उसके बाद लॉजिक वाली बात है कि अगर ईटा उससे ज्यादा है तो ए उसके बीच में से निकल जाएगा, इसका मतलब सेम डायरेक्शन हो गई। और ए अगर उससे कम है, ईटा की वैल्यू उससे कम है, तो फिर ए फिर वापस आ जाएगा। ये भी तुम्हें अपने आप लॉजिक से फील हो रहा होगा ये। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन में।
एक पार्टिकल स्टेशनरी है, सेम मास है, और आपसे कहता है एंगल ऑफ डाइवर्जेंस 90 डिग्री होगा अगर इलास्टिक कोलिजन हो, और डिफर्स फ्रॉम 90 डिग्री अगर इन इलास्टिक कोलिजन। देखो आइडेंटिकल है, ध्यान रखना बेटा। ये m है, ये भी m है, ये हो गया, ये m है और ये m है, ये P1 कह लो और ये P2 कह लो, और इसके बीच में थीटा का एंगल है मान लो। तो सबसे पहले हम मोमेंटम तो कंजर्व कर ही सकते हैं ना, नहीं तो मोमेंटम तो हम कंजर्व कर ही सकते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि p स्क्वायर इक्वल टू P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस P1 P2 कॉस थीटा। क्यों? ये हो गया ना, पी स्क्वायर इक्वल टू P1 स्क्वायर प्लस 2 P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस 2 P1 P2 कॉस थीटा। तो एक काम करते हैं, यहाँ से कॉस थीटा निकाल लेते हैं बेटा। ये बताओ जो कॉस थीटा की वैल्यू आ गई वो आ गई पी स्क्वायर माइनस P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर अपॉन 2P1 P2। आई थिंक समझ में आ गया होगा, ये तो कॉस थीटा आ गया। अब आप ये देखो कि अगर मान लो इसको इक्वेशन 1 कह रहा हूं मैं, ध्यान से देखना, अगर मैं इलास्टिक कोलिजन रहता हूं तो काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व कर सकते हो ना, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व कर सकते हो। इसका मतलब पी स्क्वायर अपॉन 2m इक्वल टू P1 का स्क्वायर अपॉन 2m प्लस P2 का स्क्वायर अपॉन 2m, या कह सकते हो पी स्क्वायर इक्वल टू P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर, ये हम कह सकते हैं। और जरा इसमें वैल्यू पुट करके देखना बेटा, अगर पी स्क्वायर इक्वल टू P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर करेंगे तो कॉस थीटा देखो 0 आ रहा है। क्यों? तो इससे कॉस थीटा की जो वैल्यू आ रही है वो 0, इसका मतलब थीटा कितना हो गया 90 डिग्री। डी पार्ट, अगर इन इलास्टिक कोलिजन हो तो फिर डेफिनेट है कि पी स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर। इसका मतलब cos थीटा इज नॉट इक्वल टू 0, सो थीटा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। प्रूफ हो गया। क्वेश्चन और सॉल्यूशन एक बार दोबारा रिपीट कर दे रहा हूं, सुन लो। इक्वल मासेस हैं, एक रेस्ट पे है, कोलिजन के बाद दोनों के बीच में जो एंगल ऑफ डाइवर्जेंस है वो थीटा है। तो तुमसे कहता है कि इलास्टिक कोलिजन में थीटा 90 होगा और इन इलास्टिक कोलिजन में थीटा 90 नहीं होगा। क्वेश्चन एक बार दोबारा सुन लो। इक्वल मास, एक रेस्ट पे, कोलिजन के बाद दोनों के बीच में एंगल ऑफ डाइवर्जेंस थीटा है। हमें प्रूव करना है कि
इलास्टिक कोलिजन में थीटा 90 होगा और इन इलास्टिक कोलिजन में थीटा 90 नहीं होगा। तो सबसे पहले हमने मोमेंटम कंजर्व किया, तो वहां से कॉस थीटा की हमने ये वैल्यू निकाली, और फिर मैंने आपसे कहा कि इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी को कंजर्व करके मैंने प्रूव किया कि पी स्क्वायर इक्वल टू पी वन स्क्वायर प्लस पी टू स्क्वायर था। तो इसका मतलब थीटा की वैल्यू 0 आ गई, कॉस थीटा की वैल्यू 0 आ गई, तो थीटा 90 डिग्री आ गया। और इन इलास्टिक कोलिजन में पी स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू पी वन स्क्वायर प्लस पी टू स्क्वायर, तो कॉस थीटा 0 नहीं आएगा, इसका मतलब थीटा 90। तो इस लेक्चर में इतना ही, और बाकी के 7 क्वेश्चंस और रहते हैं, वो हम लास्ट लेक्चर में कवर करेंगे। सो थैंक यू एंड गुड डे।